धन भाव लग्न के अधिपति का जन्म कुंडली में दशम में जाना लक्ष्मी संपन्न योग बनेगा। धन के मामले में दूसरे शर्त पे धन भाव के अधिपति का लाभ भाग्य भाव में जाना ये महाभाग्यशाली योग बनेगा। तृतीय भाव के अधिपति का लाभ भाव में जाना ये बहुत अच्छा होगा और व्यक्ति के समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाला या शुक्र की दशा में व्यक्ति को लाभान्वित करने वाला। उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूं। इनका नाम है मानस और ये हैं मयूरभंज उड़ीसा से। इन्होंने सवाल लिखा है कि गुरुजी मेरे सवाल बहुत तो नहीं है पर सिर्फ मुझे अपने इसके बारे में बता दीजिए कि मैं व्यवसाय करूं या फिर नौकरी की तैयारी। आपका डेट ऑफ बर्थ 1991 का है, इस वजह से आपके पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। लेकिन हाँ, इतनी बात अवश्य कहता हूँ कि आपकी कुंडली में जिस तरीके से चंद्रमा और ग्रहों की स्थितियाँ बन रही हैं उसके आधार पर आपको पहले कुछ हद तक सरकार से संबंधित नौकरी की तैयारी अवश्य कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य बढ़िया बैठे हैं, उनके दोनों तरफ ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रह, एक तरफ बुध दूसरे तरफ शुक्र केतु के साथ, और लग्न में ही चंद्रमा बैठे हैं। इस वजह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में से ही आपकी कुंडली के नौकरी के योग पहले हैं। दूसरे नंबर पर ये बात कहूंगा, आपकी कुंडली में पंचांग कुछ ऐसा बना है जो आपको बहुत ही मजबूती दे रहे। जैसे वैशाख माह में आप जन्मे हैं, इस वजह से व्यक्ति थोड़ा सांवला होता है। और एक और भी बात होती है कि थोड़ा कंफ्यूज भी रहता है। बहुत अधिक भोजन करने वाला, चौड़े मुंह के पार्ट वाला, मतलब मुंह की जो चौड़ाई होती है वो बड़ी होती है, और थोड़ा तत्पर होता है भोजन में ज़्यादा। उसके अतिरिक्त और भी आगे बताता हूँ। उत्तरायण में जन्मे हैं, इस वजह से आत्मबल ठीक है, कभी भी हारना व्यक्ति नहीं सीखता है, दूसरों के बनाए हुए रास्तों पे नहीं चलता, खुद से अपना मार्ग स्वयं बनाता है। उत्तरायण में जन्मे होने से सूर्य बलवान हो जाएंगे और शुभ ग्रह भी बलवान हो जाएंगे। ग्रीष्म ऋतु में जन्मे होने से अपने जन्म स्थान से आपको दूर जाना चाहिए धन कमाने के लिए। शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि के चंद्रमा शुभ ग्रह होते हैं, इस वजह से यहाँ पे नौकरी के योग बहुत ज्यादा प्रबल हो जाएंगे। बुधवार के जन्मे होने से बैंकिंग सेक्टर खुलेगा, उसके बाद फाइनेंस का सेक्टर खुलेगा और क्लरिकल जॉब भी आसानी से मिलते देखे जा रहे हैं। जन्म है पूर्वा फाल्गुनी, हर्षण योग, तैतिल करण और क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण का। इस वजह से व्यक्ति को अभी अपने अंदर दैवत्व के गुण का विकास करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि वो क्षत्रिय वर्ण का है तो मेहनती तो है, भुजाओं का मालिक भी है, और मनुष्य गण के होने के कारण उसके पास ईर्ष्या है, द्वेष है, छल है, कपट है, मोह है, इनके बारे में एक बात बताता हूँ। अभी रथ यात्रा निकली थी ना जगन्नाथ धाम में, रात में इन्होंने मुझे वीडियो कॉल किया था दिखाने के लिए। वो उसी रथ पे सवार थे, ये जिनकी कुंडली है, और उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं अभी रथ पे ही सवार हूँ, आपको वीडियो कॉल करके मैं दिखाना चाहता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल दिखाइए। मैं छत पे था उस समय, मंदिर से जस्ट लौटा था, 2 मिनट का समय लगा मुझे, जल्दी से भागा मैं आया, मम्मी को और पिताजी को दोनों को दिखाया, दर्शन कराया। वो एकदम सामने से उन्होंने वीडियो कॉल करके मुझे दिखाया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद इनको देता हूँ यहीं से बैठ करके। और भगवान जगन्नाथ की कृपा तो हम सब पे है ही, उसमें तो भगवान की कृपा के बिना मांगने की भी आवश्यकता नहीं है और ऐसा सोचना भी नहीं है कि कृपा नहीं है, वो है तभी आप हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र ये शुक्र का नक्षत्र होता है और इनकी कुंडली के लिए शुक्र दशम भाव के अधिपति होते हैं और जन्म कुंडली में एकादशवें भाव में बैठ करके पंचम भाव को देख रहे हैं। कुंडली बहुत अच्छे तरीके से अगर समझेंगे तो सबसे जो अच्छी बात इनकी कुंडली में मुझे दिख रही है वो ये दिख रही है कि जन्म कुंडली में शुक्र के नक्षत्र में अब चंद्रमा जो है वो इनकी कुंडली में बैठे हैं पूर्वा फाल्गुनी, मतलब शुक्र के हो गया नक्षत्र, और नक्षत्र के जो अधिपति हैं वो इनकी कुंडली में एकादशवें भाव में बैठे हैं। हालांकि इस कुंडली के लिए वो बहुत अच्छे नहीं होते, इस कुंडली के लिए शुक्र बहुत अच्छे नहीं होते, मतलब वो दशम भाव के और तृतीय भाव के अधिपति होते हैं। ध्यान से समझिए मेरी तरफ देख के। तो शुक्र दशम भाव के अधिपति हुए और जन्म कुंडली के तृतीय भाव के अधिपति होकर के अपने भाव से पंचमस्थ शुभ ग्रह का जाना, राहु और केतु के संपर्क में से शुक्र जो है वो व्यक्ति को धनदायक बना देते हैं। अगर शुक्र के ऊपर राहु की दृष्टि हो या राहु के संग शुक्र बैठे हों तो व्यक्ति धन वाला, धनपति होता है। चंद्रमा का लग्न में बैठना, सिंह राशि की कुंडली, सिंह लग्न की कुंडली और लग्न के अधिपति और राशि के अधिपति का केंद्र में जाना। सूर्य के बारे में आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। किसी भी तरीके से संपूर्ण धन राक्षसों के पास चला जाता है, उसके बाद देवताओं का जो साम्राज्य था वो नष्ट हो जाता है, स्वर्ग पे राक्षसों का और दैत्यों का, असुरों का जो है वो
साम्राज्य हो जाता है, मतलब वो उनका अधिकार हो जाता है। फिर देवताओं की जो माता है अदिति, उन्होंने भगवान सूर्य की उपासना करी थी। आदित्य, ऋग्वेद में इनको आदित्य कहा जाता है, कहा गया है। तो आदित्य का उन्होंने स्तवन किया, आराधना करी भगवान सूर्य की, जो स्वयं साक्षात नारायण होते हैं, और उन्होंने भगवान सूर्य की उपासना करी। और उसके बाद वहाँ पे भगवान ने उन्हें दर्शन दिया है और साक्षात उनके गर्भ में अपना वास कराया है, और कहा है वहाँ पे कि मैं आपके ही गर्भ से जन्म लेने वाला हूँ, ऐसा। तो ये सूर्य हैं जो ग्रहों के राजा हैं, और जगतस्थ चक्षु कहा जाता है, जगत के चक्षु। इनको वन में रहने वाला कहा गया है। बिल्कुल ही साहसी, निडर और उन्नति करने वाला, महत्वाकांक्षी, साथ ही साथ कम पुत्रों वाला, वीर्य से थोड़ा कमजोर, काम की अधिकता होते हुए भी कई बार व्यक्ति जो है वो कामातुर होता है, पर तुरंत ही निरस्त हो जाता है, तुरंत ही निरस्त हो जाता है। और उसके बाद व्यक्ति किसी के बनाए हुए मार्ग पे नहीं चलता, स्वयं के मार्ग पे चलता है, अपना शिकार स्वयं से करता है, और किसी भी तरीके से कोई दबाव महसूस में नहीं करता, दबाव में नहीं रहता, स्वतंत्र मानसिकता का होता है, चिरौरी नहीं करता और किसी की जी हुजूरी नहीं करता, क्योंकि ये स्वयं ही शासक वर्ग से आता है। ये सिंह लग्न वालों का प्रभाव होता है। आलसी थोड़े होते हैं, और सिंह लग्न के जातक अच्छे होते हैं, सिंह लग्न की जातिकाओं पे थोड़ा संशय होता है। मैं आप लोगों को जो बताता हूं वो वस्तुतः बिल्कुल ही एकदम स्पष्ट है। लोग मुझे कहते भी हैं कि आप बिल्कुल ही स्पष्ट बताते हैं, तो मुझे लगता है कि स्पष्ट ही बताना है, क्योंकि सिंह लग्न की अगर कन्याएं होंगी तो दिक्कत होता है, वहीं अगर कन्या लग्न के जातक होंगे तो उनके साथ समस्या होती है। और मकर लग्न वालों के साथ ये होती है कि वो थोड़े इगोसेंट्रिक या इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, तो ये स्थिति होती है। तो सिंह लग्न में लग्न के अधिपति का दशम में जाना, व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी की तैयारी करे तो बहुत अच्छी बात है। और अभी एक बात और बताता हूँ कि दरअसल आप सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं सरकार से या पिता से या कोई अपना कारोबार में, क्योंकि अभी आपकी कुंडली में चल रही है राहु की दशा, और ये राहु आपकी कुंडली में 50% का परिणाम कर रहे हैं, मतलब तटस्थ हैं। मैंने इस पे कार्यक्रम बनाया था कि राहु जब कभी भी 9 नंबर की राशि में बैठे हों, आपको ये चेक करना चाहिए कि आपकी कुंडली में राहु कौन से नंबर की संख्या में बैठे हैं, कौन से नंबर में बैठे हैं। मैंने इस पे भी कार्यक्रम बनाया है कि जन्म कुंडली में चौथे भाव के राहु, पंचम भाव के राहु, दशम भाव के राहु और एकादशवें भाव के राहु अच्छे राहु कहे जाते हैं। और अगर वो राहु शुभ ग्रह की राशि में बैठे हों तो पापक ग्रह होकर के शुभ ग्रह की राशि में बैठने से इनका पापक प्रभाव कमजोर हो जाएगा। उनकी 5वीं दृष्टि बुध पे व्यक्ति को बुद्धिमान और चरित्र से युक्त और भगवान नारायण का भक्त बना दे। उनकी दृष्टि शुक्र पे व्यक्ति को धनपति, धनवान, और 5वीं के बाद 7वीं और 9वीं दृष्टि पे जन्म कुंडली में लग्न पे होने पे व्यक्ति के काम को विलंब, और सिंह राशि को देखने के कारण व्यक्ति दूसरे के ऊपर आश्रित होता है, और कई बार दूसरों की धन संपत्ति को देखने वाला होता है, चाहे पराया धन, पराई स्त्री या पराये धन को हड़पना तो नहीं चाहता, पर उसको देख करके उसकी ईर्ष्या जाग उठती है। तो अगर ऐसा कोई भाव होगा तो इसको कम करके ही अपने जीवन में रखना चाहिए। गुरु और मंगल का 12वें भाव में पर उच्च के होने से व्यक्ति को अपने स्वभाव को थोड़ा सा नियंत्रित करना होगा, और कहीं ना कहीं उसको अपने ऊपर थोड़ा काम करने का भी बल देना होगा, क्योंकि दरअसल उच्च के गुरु का 12वें जाना व्यक्ति को कई बार इम्बैलेंस कर देता है। जैसे किस मामले में? उसको या तो अंक अच्छे ना आए, या उसकी विद्वता की परिभाषा बहुत अच्छे तरीके से समाज गढ़ नहीं पाता है। 12वें भाव के उच्च के गुरु का व्यक्ति के पास ये बल रहेगा कि उसके पास आशीर्वाद रहेगा, लोगों का, ईश्वर का, भाग्य का बल हो, पर भाग्य से थोड़ा कमजोर यहाँ पे इसलिए हो जाता है जातक, क्योंकि भाग्य भाव के अधिपति ही जन्म कुंडली में नीच के हो रहा है। नीच भंग अलग तरीके का हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री वाला या सेटिस्फैक्शन वाला नहीं हो रहा है, वो मिल नहीं रहा, सिर्फ वो हो रहा है क्योंकि 3 डिग्री के मंगल और 13 डिग्री के गुरु हैं। तो खासा अंतर हो जाने के कारण वहां मंगल का प्रभाव कमजोर होगा, और इस कुंडली में कारक होने के कारण थोड़े बहुत कमजोर परिणाम के साथ मंगल का बल देखा जाएगा। गुरु भी 12वें, इस वजह से जन्म कुंडली के पंचम भाव की स्थिति कमजोर होती है। तो मेहनत करने के बाद जो परिणाम मिलता है वो देर से मिलता है, मतलब यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा। वैसे एक बात बहुत बढ़िया है कि भाग्य भाव में
बुध का बैठना मंगल की राशि में और जन्म कुंडली में सूर्य का शुभकर्तृ योग में जाना, चंद्रमा के जन्म कुंडली में सूर्य से केंद्र में होने से थोड़ी बहुत कमजोरी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में, लेकिन चंद्रमा और बुध का संबंध यहाँ पे व्यक्ति को वापस बुद्धिमान बना देगा। राहु की दृष्टि बुध पे वापस व्यक्ति को बुद्धिमान बना देगी। ये बहुत ही सूक्ष्म बातें हैं। तो ये बात रही। शुक्र पुनर्वसु के और गुरु पुष्य के बैठे हैं, गुरु पुष्य योग, ये बहुत बढ़िया होगा। और मंगल जो है वो जन्म कुंडली में वो भी 3 डिग्री के हैं तो पुष्य के ही बैठे। तो गुरु और मंगल जो है वो पुष्य योग, पुष्य नक्षत्र में बैठे, जिसका अधिपति शनि इस कुंडली के लिए मारक होकर के 6वें भाव में बैठ करके दोनों को ही प्रताड़ित कर रहे हैं, मतलब गुरु को भी और मंगल को भी। तो यहाँ पे शनि और मंगल के प्रभाव के कारण और जन्म कुंडली में दशम भाव से, जन्म कुंडली के दशम भाव में किसी भी तरीके से शनि का संबंध नहीं होने के कारण थोड़ी सी नौकरी में समस्या यहाँ देखी जाएगी। और मंगल और शनि का यहाँ संबंध बनने के कारण ये योग बनेंगे नौकरी वाले। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक बात कहता हूँ, ऑप्शन में आपको अवश्य ही कोई और चीज रखने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु की दशा है तो आपका काम बिगड़ सकता है अंतिम में जाकर के। उसके बाद शनि और मंगल का संबंध है तो थोड़े बहुत निगेटिविटी के साथ आपका परिणाम हाँ में भी मिल सकता है। तीसरे नंबर पे दशम भाव से शनि का संबंध कोई बन नहीं रहा विशेषतया, इस वजह से थोड़ी निगेटिविटी वहां भी रहेगी। मतलब अगर मैं नौकरी को कहूंगा तो 60% नौकरी के योग हाँ जरूर हैं, लेकिन गुरु के 12वें जाने से, मंगल के 12वें जाने से, जन्म कुंडली के दशम स्थान पे शनि का कोई संबंध नहीं बनने से और चंद्रमा के शुभग्रह होने से, चंद्रमा का लग्न में बनने से, सूर्य के दिग्बली होने से, चतुर्थ भाव के अधिपति और दशम भाव के अधिपति मंगल और शनि का एक दूसरे को देख लेने से सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। मतलब 60% से 70% आपकी कुंडली में नौकरी के योग हैं और 30% कमजोर हैं। अब एक बात और बताता हूं, अगर यही राहु की दशा नहीं चल रही होती तो मैं इसको 70 से 80, 80 से 90% तक कह सकता था, क्योंकि दशमांश कुंडली में भी यहाँ बुध राहु के साथ, गुरु उच्च के यहाँ पे शनि का स्वग्रही होना, शुक्र अष्टम भाव में, सूर्य 11वें भाव में और चंद्रमा और मंगल 12वें। चंद्रमा और मंगल के कारण लग्नेश का अष्टम भाव में जाना देर से इनिशियल स्टेप व्यक्ति लेता है। राहु और केतु और सूर्य का प्रभाव जन्म कुंडली में थोड़ा कमजोर, गुरु जन्म कुंडली में उच्च के यहाँ भी हैं, उच्च के यहाँ भी हैं और गुरु जन्म कुंडली में यहाँ भी, यहाँ भाव से वर्ग उत्तम होने के कारण व्यक्ति के पास गुरुत्व का बल है, वो थोड़ा सांवला अवश्य है पर मन का काला नहीं है। वो निश्चित रूप से स्पष्ट है पर थोड़ा इंतजार करने वाला भी है और निस्संदेह वो अपने लोगों को साथ लेकर के उनके बल को इकट्ठा करके खुद का बल वृद्धि करता है। और कई बार व्यक्ति समाज सेवी या समाज के बारे में बहुत ही ज्यादा सोचने वाला और उसको एक साथ पकड़ करके साहस के साथ चलने वाला होता है। क्लियर है? अब मैं आपको आपकी कुंडली में नक्षत्र पे आता हूं। सूर्य साहस दे रहे हैं, चंद्रमा थोड़े से सुंदर और भौतिकीय दृष्टिकोण देंगे, साथ ही साथ व्यक्ति की इच्छा की पूर्ति भी करवाने वाले बनेंगे। मंगल आपकी कुंडली में धार्मिक दृष्टिकोण बनाने के साथ साथ आपके अंदर कन्विंसिंग कैपेसिटी और गुरु के निकट जाना, ईश्वर के निकट जाना, भगवान नारायण की स्तुति करना, ऐसा बना रहे हैं। गुरु मंगल के बाद बुध आपकी कुंडली में आपको अनुभवी बनाएंगे और व्यक्ति को साहसी नेचर का बनाने के साथ साथ यहाँ जातक जो है वो कई तरीके से बहुत ही ज्यादा डिप्लोमेट हो जाता है। बहुत ही अनुभवी होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी बात कि व्यक्ति के पास तार्किक क्षमता बड़ी अच्छी होती है, पर वो आदर करने वाले से कभी भी कुतर्क नहीं करेगा। जो आदरणीय है उसका हमेशा ही आदर करता रहता है। गुरु आपकी कुंडली में 12वें हैं, वो थोड़े कमजोर होंगे, इस वजह से अंक कम मिले, रिकॉग्निशन कम मिले, मेहनत करने के बाद परिणाम देर से मिले, वो जो ऑथेंटिकेशन होता है वो लोगों से नहीं मिलती है। इस वजह से व्यक्ति को अपने परिचय को हर बार सामने से प्रकट करना पड़ता है। ये गुरु का प्रभाव कमजोर होने के कारण कई बार व्यक्ति अपनी विद्वता का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता और वे ऑफ लाइफ जो होता है वो थोड़ा कमजोर होता है। मतलब गुरुत्व का बल थोड़ा कमजोर है। आप अपने अंदर जो छिपे ज्ञान की बात है वो सामने से बहुत अच्छे तरीके से प्रकट नहीं कर पाते, ऐसा भी कहा जा सकता है। पर आपका व्यय गलत जगह पे नहीं होता, धर्म पे व्यय होगा। आप रिस्पॉन्सिबल हैं और बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति हैं और साथ ही साथ गंभीर भी हैं। गुरु के बाद शुक्र की बात करूंगा तो आपको अनुभवी बनाने के साथ साथ वेद मंत्र उच्चारण पठन पाठन
आदि इन सब चीज़ों में व्यक्ति की रुचि होती है और निस्संदेह वो भोजन का प्रिय होता है। शुक्र के बाद अब शनि की बात करते हैं तो आपकी कुंडली में वो थोड़े मायावी और आपको इमोशनल बनाने के साथ साथ आपके मन को भ्रमित करने वाला भी बना रहे। मतलब ये सारे जो प्रक्रम हैं वो उन ग्रहों की दशाओं में आपको ऐसे ऐसे आपके स्वभाव में और आपके प्रभाव ऐसे ऐसे पड़ने वाले बनेंगे। मैं जल्दी जल्दी नहीं बोल रहा हूँ, एकदम स्थिर हूं मैं। अब मैं आपकी कुंडली में और भी थोड़ी सी गहराई से लेके आता हूँ। आपकी कुंडली का चंद्रमा पूर्व फाल्गुनी का बैठा है 25 डिग्री और लग्न जो है वो 28 डिग्री का बना है उत्तरा फाल्गुनी का। इसको समझते हैं। लग्न 28 डिग्री यानी कि हीनता की तरफ जा रहा है, यानी कि व्यक्ति के चेहरे का रंग जो है वो या व्यक्ति के ऊर्जा का जो प्रभाव है वो थोड़ा कमजोर सा है। यहाँ आपको ये भी बात समझनी चाहिए कि आपकी कुंडली के लग्नेश कौन है, यानी कि सूर्य। नक्षत्र किसका बना? नक्षत्र बना उत्तरा फाल्गुनी का। ये हो गया सूर्य इसके अधिपति और उसके 28 डिग्री 17 कला पे ये पहला चरण होगा जिसके अधिपति हो जाएंगे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के पहले चरण के अधिपति बन जाएंगे चंद्रमा। अब ध्यान से समझिए, तो लग्न के अधिपति हो गए सूर्य, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हो गए और उसके चरण के अधिपति हो गए चंद्रमा। अब यहां पे जो स्थिति बनेगी, यहां 28 डिग्री का लग्न और लग्नेश सूर्य, लग्न के नक्षत्र के अधिपति बन गए सूर्य, यानी कि लग्नेश भी सूर्य और नक्षत्र के अधिपति भी सूर्य और नक्षत्र के अधिपति बन गए चंद्रमा। इसका मतलब यह होगा कि जातक की कुंडली में मंगल की दशा में सबसे पहले तो भाग्योदय हो, क्योंकि भाग्य भाव के अधिपति हैं। सूर्य और चंद्रमा दोनों की ही दशा जातक के जीवन में लाभदायक और पुष्टिदायक होती है, क्योंकि ये दोनों ही केंद्र में बैठे हैं। और गौर करिए तो सूर्य अपनी राशि से केंद्र में दशमस्थ दिग्बली, सूर्य गुरु शनि मंगल अच्छे होते हैं दशम स्थान में, और दशम स्थान में शुक्र की राशि में चंद्रमा की ये उच्च राशि वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं जहां से वो केंद्र में। तो कोई भी ग्रह अगर अपने उच्च की राशि से केंद्र में जाता है तो वो दशम स्थान का भी बल बढ़ाएगा और साथ ही साथ गौर करिए वो अपने निकट ही बैठे हैं पर 12वें भाव के अधिपति होकर के बैठे हैं और जन्म कुंडली में पंचम भाव के अधिपति 12वें, भाग्य भाव के अधिपति दोनों 12वें, यानी कि दोनों ही त्रिकोण के अधिपति कमजोर कर रहे हैं। इस कारण से व्यक्ति को कई बार उसके पास सारी चीजें उपलब्ध होने के बावजूद भी चीजें थोड़ी गड़बड़, थोड़ी कमजोर या थोड़े रुष्ट प्रकृति से मिलते हुए देखी जाती हैं। क्लियर है? मैंने पंचांग बताया, आपके ग्रह की स्थिति बताई, उसके बाद नक्षत्र बताए, उसके बाद चंद्रमा और लग्न का स्पष्टीकरण किया। अब आपको नवांश कुंडली से आने से पहले सप्तमांश लग्न कुंडली के सप्तम भाव को देखते हैं। यहाँ के अधिपति पीछे, इस वजह से दाम्पत्य का सुख अच्छा होगा और इस पे गुरु और मंगल जैसे दो ग्रहों का प्रभाव, यानी कि गुरु की दृष्टि पड़ जाएगी तो जातक की कुंडली में पत्नी के आने के बाद यश कीर्ति मान सम्मान मिलता है, संतान का सुख भी मिलेगा। राहु बैठे हैं थोड़े देर से, शनि स्वग्रही होकर के बैठे हैं और जन्म कुंडली में नवम भाव के अधिपति और पंचम भाव के अधिपति सप्तम भाव को देख रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में प्रेम विवाह के अवसर होने के साथ साथ व्यक्ति पत्नी से प्रेम करने का अवसर प्राप्त उसको होता रहता है और उसके साथ उसके संबंध भी अच्छे होते हैं। मोटे तौर पे मैं इतनी बात कहूंगा कि दाम्पत्य आपकी कुंडली में ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पे मित्र की राशि में सूर्य बैठे हैं, मित्र की राशि में मंगल बैठे हैं, गुरु और चंद्रमा मित्र की राशि में बैठे हैं, यहाँ बुध शुभ ग्रह की राशि में, यहाँ शुक्र और शनि बैठे हैं जिसका नीच भंग यहाँ पे हुआ है। यहाँ जो शुक्र और शनि बैठे हैं, दो परम मित्र बैठे हैं, तो नौमांश टोटल मिला करके कई बार थोड़ी बहुत कमजोरीपन के साथ आगे बढ़ जाता है। मतलब इसे सामान्य से बेहतर दाम्पत्य मैं कह सकता हूँ। विवाह करना हो, मिथुन राशि अच्छी रहेगी, तुला राशि की जातिकाएं अच्छी रहेंगी। उसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में धनु राशि, मेष राशि, 3 अंक अच्छा रहे, रविवार और मंगलवार का दिन अच्छा रहे, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र अच्छा रहे। उसके अतिरिक्त पुनर्वसु, पुष्य, कृतिका, अश्विनी, श्रवण, हस्त और ये सारे नक्षत्र आपके लिए अच्छे रहेंगे। नौमांश कुंडली में गुरु, चंद्रमा और राहु तीनों ज्येष्ठा के बैठे हैं। इस वजह से पत्नी थोड़ी सी गैस्ट्रिक पेशेंट या गैस से संबंधित स्थितियों में देख रहा हूं। नौमांश कुंडली में जो स्थिति बन रही है वहां पे केतु यहां बैठे हैं और एक स्थिति यहां पे अगर आप देखें तो एक तरफ बुध, दूसरे तरफ केतु और मंगल का प्रभाव यहाँ पे। कम्युनिकेशन हमेशा ही बना करके रखिएगा। लग्न के अधिपति का चंद्रमा के साथ 12वें जाना जो कि अष्टमेश है, इस वजह से कई बार व्यक्ति प्रेम कम करता है या कई बार व्यक्ति जिसको पसंद करता है वो साथ नहीं आता, दूसरा कोई आता है, पर वो भी खराब नहीं होता, बहुत अच्छा होता है। यहाँ आपकी कुंडली में दशम स्थान, मैंने नौकरी के बारे में क्लियर करी। अब एक बात और बताता हूँ, आपकी कुंडली में पूर्व दिशा अच्छी रहेगी, धन कमाने के लिए आप
पूर्व दिशा की तरफ बढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में मैंने ये सारी चीज़ें बताई। सूर्य आपकी कुंडली में षडबल में सबसे ज़्यादा बलवान होंगे, इस वजह से भी पिता के साथ जुड़ करके भी आप कोई भी कारोबार कर सकते हैं। एक बात और बता दूं, आप जो स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है उसके आधार पर फलों का कारोबार, फर्नीचर का कारोबार, इत्र और खुशबूदार लकड़ी का कारोबार, चंदन आदि हो जाए। उसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में ये जो बोलते हैं ना रेस्टोरेंट वगैरह, इसका कारोबार, रेस्टोरेंट वगैरह खोल देना, ये भी आपकी कुंडली में बनेगा। कैफे, कॉफी शॉप बोलते हैं ना उसको, कॉफी शॉप, इसका कारोबार भी आपकी कुंडली में बनेगा। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में जो बात बन रही है उसमें खाने पीने से संबंधित आप कोई भी कारोबार बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हैं। होटल का कारोबार भी बहुत अच्छा रहेगा। ये सब चीजें आपकी कुंडली में, पर राहु की दशा है 2033 तक आपको लाजवर धारण करना चाहिए। इस दौरान अगर हो सके तो पीला वस्त्र, लाल वस्त्र धारण करिए, गले में रक्त चंदन की माला, शाम को या सुबह में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करने के साथ साथ आपको प्रत्येक दिन कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ने के अतिरिक्त एक बात और बता दूं, अगर हो सके तो बजरंगबली के मंदिर का दर्शन या देवी दुर्गा जी के मंदिर का दर्शन करना चाहिए। सूर्य को अर्घ प्रत्येक दिन रविवार को नमक बिल्कुल बंद और गणेश जी के मंत्रों का जप अवश्य ही करना चाहिए। आपकी कुंडली में मैं और भी कुछ चीजें बता देता हूं, जैसे दशाओं के क्रम में बुध को छोड़ करके बाकी जितने भी ग्रह हैं ये थोड़े धनदायक कम होंगे, लेकिन हाँ सुकून से आपकी जिंदगी को कटा देंगे। यहाँ पे आपको तकलीफ नहीं होगी। अल्टीमेटली आपकी कुंडली में संतान का सुख हाँ में है, थोड़े विलंब की स्थिति अवश्य बनेगी। माता पिता में से अगर मैं देख रहा हूं तो आपकी कुंडली के आधार पर माता का प्रभाव थोड़ा बहुत बीमारी से युक्त रहेगा। पिता जो है वो जन्म कुंडली में धनदायक होंगे। वाहन वगैरह का सुख आपकी कुंडली में 100% बहुत अच्छा है और भाग्य का बल आपकी कुंडली में हमेशा ही रहेगा। थोड़ी बहुत कमजोरी है, इसका मतलब है कि आपको हमेशा ही बजरंगबली की पूजा मैंने जो करने को कही है वो करते रहना चाहिए। अंक विद्या की कुंडली के हिसाब से आपकी कुंडली में अगर मैं देख रहा हूं तो आपके पास बुद्धिमत्ता है, पर कई बार आप अंतिम समय में जाकर के भूल जाते हैं। कंसंट्रेशन ठीक है, चंद्रमा और बुध ठीक है, सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में है, थोड़ी बहुत कमजोरी होती है। धन भाव, लग्न के अधिपति का जन्म कुंडली में दशम में जाना लक्ष्मी संपन्न योग बनेगा। धन के मामले में दूसरे शर्त पे धन भाव के अधिपति का लाभ भाग्य भाव में जाना, ये महाभाग्यशाली योग बनेगा। तृतीय भाव के अधिपति का लाभ भाव में जाना ये बहुत अच्छा होगा और व्यक्ति के समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाला या शुक्र की दशा में व्यक्ति को लाभान्वित करने वाला। चतुर्थ भाव के अधिपति का 12वें जाना और इस वजह से दाम्पत्य में कमजोरी होने के साथ साथ मानसिक शांति देर से मिले और व्यक्ति को सुख थोड़ा विलंब से मिलता है। अंक कम मिले, रिकॉग्निशन और पारिवारिक शांति थोड़ी भंग होती है। अभाव थोड़ा सा रहता है। मंगल की दशा में ये बात और भी देखी जा सकती है। पंचम भाव के अधिपति का 12वें जाना शिक्षा में व्यवधान और अंक में कमी और कई बार रिकॉग्निशन देर से और संतान उत्पत्ति में बाधाएं एक संततिवान व्यक्ति को बनते देखा जाता है। छठवें भाव के अधिपति का छठे में बैठना, सातवें भाव के अधिपति का पीछे आना, आर्थिक रूप से व्यक्ति कभी भी विपन्न नहीं होगा और कभी भी उसको गरीबी नहीं घेरेगी। अष्टम भाव के अधिपति का 12वें जाना, ये दारिद्र दोष पैदा करेंगे, इस वजह से गुरु का प्रभाव थोड़ा कमजोर हो जाएगा। पेट से संबंधित समस्या और कई बार वात जनित समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, हालांकि इसके प्रभाव थोड़े कमजोर ही होंगे। नवम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में कहां बैठे हैं? एकादश 12 में, ये ठीक नहीं होता। भाग्य का बल कमजोर होगा, व्यक्ति को भाग्य का लाभ थोड़ा कम होगा। इस कारण से बजरंगबली की पूजा बनती है। रविवार को अगर हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का 11 बार पाठ करना चाहिए। दशम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में एकादशवें में बैठना, ये धन योग होगा, महाभाग्यशाली योग बनेगा। एकादशवें भाव के अधिपति का भाग्य में आना, इसे बहुत अच्छा कहा जाएगा, इसे महाभाग्यशाली या महालाभकारी योग कहूंगा। 12वें भाव के अधिपति का लग्न में आना व्यक्ति के व्यक्तित्व को, व्यक्ति के प्रभाव को, व्यक्ति के स्वभाव को, स्वास्थ्य को और उसके एनर्जी को नेगेटिव अप्रोच मिलता है। इस वजह से व्यक्ति कई बार उसका समायोजन यानी कि या तो इमोशनल हो जाए या संवेदनशील हो जाए या बहुत ज्यादा मतलब बैलेंस नहीं बना पाता, जो भी होता है, जैसे इमोशनल बहुत ज्यादा हो जाए या तो फिर बहुत ज्यादा टेम्पर लूज कर जाता है। ये स्थितियां देखती हैं। कमर से संबंधित समस्या दिख रही है, गर्दन से संबंधित समस्या दिख रही है, ये चीजें आपको हो सकती है। थायरॉक्सिन और थायराइड वगैरह की समस्या ना हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। सूर्य वालों को ये समस्या होती है। बालों से संबंधित समस्या हो, नेत्रों से संबंधित समस्या हो, हड्डी का रोग ना हो और पेट कमजोर ना हो, ये बात हमेशा ही देखना होगा। अब क्या बताऊं, आपकी कुंडली में दाम्पत्य सामान्यतः अगर केंद्र में और भी ग्रह बैठ जाते, ये गुरु 12वें नहीं होते और चंद्रमा के साथ नहीं होते तो ठीक होता। ससुराल लेकिन आपकी बात मानेगा और मैं समझता हूं कि आप कम्युनिकेट
हमेशा करते रहिएगा, बातचीत बंद मत करिएगा। दाम्पत्य टूटेगा नहीं और करियर आपसे पराक्रम मांगेगा। उसका भाग्य बल थोड़ा कमजोर होगा, लेकिन स्वग्रही शनि है, इस वजह से मैं उसे ठीक ही समझ रहा हूं, गलत नहीं है। इतनी सारी चीजें मैंने बताई, अब क्या बताऊं। दशमांश कुंडली में लग्न के अधिपति का अष्टम में जाना ठीक नहीं होगा, और बुध और राहु का व्यक्ति को कई बार कंफ्यूजन से युक्त रखता है। वस्तुतः आप करियर से लाभ जरूर प्राप्त करेंगे, पर सूर्य केंद्र में नहीं है, पर दोनों बैठे अच्छे हैं, इस वजह से कम गुरु उच्च के और सूर्य मित्र की राशि में मिलेगा, पर विलंब है। राहु की दशा के कारण आपका काम रुक रहा है। अगर हो सके तो गणेश जी के चतुर्थी का व्रत भी आपको आरंभ कर लेने की आवश्यकता है। और लाजवर तो आपने धारण किया ही होगा, मेरे कार्यक्रम आप हमेशा देखते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।